जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम एवरीवन इन CICA बूस्टर कोर्स। तो नाम से आपको समझ में आ रहा है दैट इट्स अ बूस्टर कोर्स। हमने इसका नाम बूस्टर कोर्स क्यों रखा? देखिए, एक बात हमें पता है कि डेफिनेटली आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स काफी सिंसियर रहे होंगे और पूरे साल भर आपने पढ़ाई करी होगी। खैर, अगर आपकी पढ़ाई आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस में 90% मार्क्स दिला सकती है तो आफ्टर अटेंडिंग दिस बूस्टर कोर्स यू कैन गेट 95%। और अगर आपकी पढ़ाई आपको इस समय तक 95% के लेवल तक ला चुकी है तो डेफिनेटली आफ्टर अटेंडिंग दिस बूस्टर कोर्स यू विल गेट 100% इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। और हां, डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे होंगे भाई जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं करी होगी, जो एग्जाम से बस अब कुछ 1-1.5 महीने पहले ही सोच रहे होंगे कि यार कैसे ना कैसे करके हमें कुछ ऐसा हाथ लग जाए जिससे हम बहुत आसानी से इन दोनों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकें और अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में ला सकें। तो अगर आपने बहुत अच्छी से अभी तक पढ़ाई नहीं भी की है तो अगर आप फुल अटेंशन के साथ इस बूस्टर कोर्स को अटेंड कर लेंगे तो डेफिनेटली आप आसानी से अबव 80 या अबव 90% मार्क्स तक इजीली ला सकते हैं। इस बूस्टर कोर्स को प्रिपेयर करने में हमने काफी रिसर्च की है, काफी मेहनत की है और आप ये मान के चलिए ये अपने आप में अब तक का यूनिक प्रोडक्ट है जो कि 12th कॉमर्स के अंदर हम आपको दे रहे हैं। इन दिस बूस्टर कोर्स व्हाट विल यू गेट? आपको हर एक चैप्टर का ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, आपको हर एक चैप्टर का एक पूरा समराइज्ड वीडियो मिलेगा, एक समराइज्ड लेक्चर मिलेगा जिसके अंदर हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से ऑडियो विजुअल कंटेंट की मदद से हमने प्रेजेंट किया है। साथ ही साथ आपको हर एक चैप्टर का एक मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा। यह मॉडल टेस्ट पेपर हमने बहुत रिसर्च करके डिजाइन किया है। अब तक के CBSE के सारे जो भी एग्जाम्स हुए हैं फ्रॉम द ईयर 1990 वी कैन से, तब से लेके अब तक कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कब कब क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, क्या वेटेज रहता है हर एक टॉपिक का, हर एक बात को समझते हुए हमने हर एक चैप्टर का बोर्ड के पैटर्न पर एक पूरा मॉडल टेस्ट पेपर डिजाइन किया है। हम आपको समराइज लेक्चर के साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर जो है हर एक चैप्टर का वो भी पूरा का पूरा सॉल्व करवाएंगे। आपको डेफिनेटली सबके PDFs और जो भी रिटन कंटेंट है वो तो मिलेगा ही सही, लेकिन साथ साथ आपको एक पूरा वीडियो सॉल्यूशन मॉडल टेस्ट पेपर का मिलेगा। इस वीडियो सॉल्यूशन को अटेंड करने से पहली बात आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम के आंसर्स कैसे लिखने हैं और इन मॉडल टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन के बाहर डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला। एटलीस्ट आप मान करके चलिए 90 to 95% पेपर जो है वो इन मॉडल टेस्ट पेपर्स में से आने वाला है, क्योंकि हमने मोस्टली सारे टॉपिक्स इन मॉडल टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे से 30 to 40 क्वेश्चंस की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिए हैं और हमने इस तरह से आपको समझाया है कि एक बार जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको उसे दोबारा से रिवाइज करने की एज सच जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर, ये मेरा सजेशन है कि जब भी आप कोई वीडियो देखें, जब भी आप हमारा कोई लेक्चर अटेंड करें तो आप हाथ में कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट डाउन करते हुए जब जब स्क्रीन पे जरूरत पड़े तो पॉज करिए, अपने नोट्स बनाइए और इस तरह से आप पढ़िए। इस बूस्टर कोर्स की मदद से आप एग्जाम से पहले कम से भी कम 20 और मोर देन 20 नंबर ऑफ टाइम्स अपना पूरा का पूरा सिलेबस क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो है ना ये मैजिकल चीज? तो चलिए हम सबसे पहले पॉवर्टी चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का हम यहां पर पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी जो है, ये जो पूरा आपकी जो हम जानते हैं 12th का कोर्स आपकी 2 बुक्स में डिवाइडेड है, इंडियन इकोनॉमी एंड द सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इंडियन इकोनॉमी जो है वो बच्चों के लिए सरदर्द बना हुआ है क्योंकि बहुत थ्योरी है इसके अंदर, बहुत टेक्स्ट मटेरियल आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। सो हमने कोशिश की है कि हम आपको बहुत अच्छी से ये इंडियन इकोनॉमी के सारे चैप्टर्स आसानी से समझा दें। एंड लेट्स स्टार्ट टुडे द पॉवर्टी चैप्टर जो है वो हम लोग यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पॉवर्टी चैप्टर में हालांकि ये आसान चैप्टर है लेकिन एग्जाम में इसका अच्छा खासा वेटेज है। अच्छा खासा इन द सेंस आप मान के चलिए कि 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको अकेले पॉवर्टी में से आ सकते हैं। तो ये जो पॉवर्टी चैप्टर है इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए ना भाई कि पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी को आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड करने के पीछे रीजन क्या रहा है। इसे इंक्लूड करने के पीछे रीजन ये रहा है कि आप हमारे देश की जो समस्याएं हैं, हमारे देश के अंदर क्या हुआ है आजादी के बाद से लेकर अब तक, इसे आप समझ सके और डेफिनेटली यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। सो दैट्स व्हाई बहुत जरूरी है कि आपको इंडियन इकोनॉमी की बारीकियां अच्छी तरह से पता हो, हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है या क्या क्या नहीं कर रही है, यह भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो पॉवर्टी
जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, इंडिया ही नहीं बहुत सारे देश इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि यार पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए पॉवर्टी के लिए हम कह सकते हैं कि बेसिकली ना इट्स अ स्टेट और अ कंडीशन। ये असल में एक परिस्थिति है जहां पर किसी व्यक्ति के पास, अ पर्सन पर्टिकुलरली डोंट हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इवन टू अफोर्ड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर किसी व्यक्ति के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज इन द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। हम यहां पर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि वो ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कि उसे साफ पीने का पानी मिल जाए, उसे हेल्दी फूड मिल जाए। हम यहां पे ये नहीं कह रहे हैं कि उसे पिज्जा मिल जाए या बर्गर मिल जाए या डेली वो चॉकलेट्स खाए। हम कह रहे हैं उसे हेल्दी फूड मिल जाए, जब बीमार पड़े तो मेडिकल अटेंशन, मेडिकल फैसिलिटी वो अफोर्ड कर सके और उसके सर पे छत हो। ये तो ऑब्वियसली आप मानते हैं ना कि बेसिक चीजें हैं जो कि इंसान के जीने के लिए जरूरी है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो इन सब चीजों को अफोर्ड कर पाए, तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज डेफिनेटली फेसिंग पॉवर्टी। ओके, दैट इज द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगले के पास BMW कार होनी चाहिए, मर्सिडीज कार होनी चाहिए, उसके घर में AC लगा होना चाहिए। हम कह रहे हैं भैया साफ पीने का पानी होना चाहिए उसके पास, मेडिकल अटेंशन उसको मिल सके जब वो बीमार पड़े, उसके सर पे छत हो। अगर इतना भी उसे नहीं मिल पा रहा है तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज इन द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। वो क्या फेस कर रहा है? पॉवर्टी फेस कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम पुअर कह सकते हैं। ओके, अब ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में गरीबी को मिटाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्राइमरीली वी कैन से किसकी है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की है। हम सब कोई हम अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपने टैक्सेस टाइम पे करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट हमारे देश की प्रॉब्लम्स को क्या करेगा? सॉल्व करेगी। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में वी वांट कि भाई गवर्नमेंट आगे रहे और गवर्नमेंट इन सब चीजों के ऊपर जो भी रिसोर्स एलोकेशन करना है, जो भी पॉलिसीज बनानी है, वो पॉलिसीज बनाए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो पॉवर्टी भी सॉल्व करने की जिम्मेदारी प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी हम मान करके चलेंगे किसकी है? सरकार की है। अब सरकार को अगर गरीबी मिटानी है तो सरकार को सबसे पहले यह समझना होगा कि गरीबी को फर्दर कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, कितने तरह से समझा जा सकता है। सो द पॉवर्टी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, द एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड द रिलेटिव पॉवर्टी। अब ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, और किस तरह के देश के लिए कौन सा कंसेप्ट सिग्निफिकेंट होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए, जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि एक पॉवर्टी लाइन बना दी जाए, दैट मींस एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया जाए और यह देखा जाए कि कौन लोग उस क्राइटेरिया के नीचे रह रहे हैं और कौन लोग उस क्राइटेरिया के अबव है। तो जब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बना के हम ये डिसाइड करते हैं दैट हु इज पुअर एंड हु इज नॉन पुअर, देन वी से व्हाट वी आर मेजरिंग? वी आर मेजरिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तब हम कहते हैं कि हम क्या मेजर कर रहे हैं? हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर कर रहे हैं। ओके, ये जो क्राइटेरिया बनाया जाता है अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस करने के लिए, दिस क्राइटेरिया इज बेसिकली कॉल्ड एज पॉवर्टी लाइन। इस क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं? पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ओके, और जो पॉवर्टी लाइन है ये इंडिया में क्या ऐसा है कि एक बार जब बना दी गई थी उसके बाद से तब से लेके अब तक वही पॉवर्टी लाइन चल रही है, या किसने बनाया ये क्राइटेरिया? पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया? ये कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? फिर टाइम के साथ साथ ये जो कंसेप्ट है ये कैसे इवॉल्व हुआ? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि कौन लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। जो लोग क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं ऑब्वियसली दे वोंट बी कॉल्ड एज पुअर, और जो लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम पुअर कहेंगे। देखिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया बहुत इस तरह से सोच के बनाया जाता है
कि अगर कोई इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो आप मान करके चलिए कि अब उस व्यक्ति के लिए अपनी बेसिक नीड्स, अगेन दैट इज फूड, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन एंड हेल्थ, इन सब चीजों को अफोर्ड करना नामुमकिन हो गया है। ओके, तो एब्सोल्युटली अगर मैं किसी व्यक्ति को देख के बोलता हूं यार कि भैया ये जो पर्सन है ना, दैट पर्सन इज एब्सोल्युटली पुअर, तो इसका मतलब यह है कि ये उसके देश में बनाए हुए क्राइटेरिया को क्या नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है। और जब आप क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप डेली बेसिस पे कुछ खाना खा सकते हो जो आपके लिए हेल्दी है। आपके सर पे इसका मतलब छत नहीं है, हो सकता है कि आपको साफ पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा हो। गॉट इट? अब ये जो पावर्टी लाइन है, इंडिया में पहली बार ये पावर्टी लाइन कब बनी भाई? देखो, बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एक हमारे साहब थे जो आप ये मान के चलिए कि इंडिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने कई सारे जो कंसेप्ट्स हैं, यस, जिनका नाम आपको स्क्रीन पे हाईलाइटेड दिख रहा है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इज, वी कैन से दैट ही इज द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और जो दादा भाई नौरोजी हैं, आजाद होने से पहले ही इन्होंने कई सारे इकोनॉमिक कंसेप्ट्स पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था और उन इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को इंडिया के अंदर रिवील करना स्टार्ट कर दिया था। रिवील करने का मतलब यह है कि भैया देखो, अंग्रेजों को तो हमसे कोई मतलब था नहीं, हम तो उनके लिए क्या थे, मजदूर थे। मजदूर से तो सिर्फ काम करवाया जाता है, 2 वक्त का खाना मिल जाए उसे और अगले दिन वो दोबारा काम पर आ सके, सिर्फ इतनी चिंता की जाती है। तो हम तो अंग्रेजों के लिए मजदूर थे। तो उन्होंने कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि ये देखा जाए कि यार इनके देश की नेशनल इनकम कितनी है, इनके देश का जीडीपी कितना है, या इनके देश के अंदर लोग मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो उनको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। इन सब चीजों के ऊपर अंग्रेज कभी ध्यान नहीं देते थे। ना वो कोई अपने इकोनॉमिस्टों को बोलते थे कि यार ये सब स्टडी करके हमें बताओ ताकि हम अकॉर्डिंगली कुछ पॉलिसीज बना के इनका उद्धार कर सके। तो उन्होंने तो कभी कोई कोशिश नहीं करी। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने बिफोर इंडिपेंडेंस खुद सीओ मोटो अपने आप से, उन्हें किसी ने बोला नहीं था, लेकिन उन्हें देश की चिंता थी, इसीलिए अपने आप से उन्होंने क्या किया, अपने आप से उन्होंने देश के अंदर पॉवर्टी को समझने की कोशिश की, देश का नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश की, इवन उन्होंने देश की पॉपुलेशन को भी समझने की कोशिश की कि हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, या पॉपुलेशन के साथ क्या हो रहा है। अब जब पॉवर्टी लाइन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी का ही नाम लिया जाता है। दादा भाई नौरोजी ने बिफोर इंडिपेंडेंस पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया बनाया था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब ये जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? यहां पे एक बात बताओ, जब कोई इंसान जेल में होता है तो उसके ऊपर सरकार कितना पैसा खर्च करती है? क्या उसको कोई लग्जरी दी जाती है कि भैया उसको एसी में रहने को दिया जाए, उसे वीडियो गेम खेलने के लिए पैसे दिए जाएं, उसे पिज्जा बर्गर खिलाया जाए? क्या ये सब चीजें उसको दी जाती है? ऑब्वियसली नॉट। जब कोई जेल में होता है ना, तो उस समय उसको उसके ऊपर केवल उतना पैसा खर्च किया जाता है जो कि उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी हो। ओके, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि अगर हम किसी पर्सन को एटलीस्ट इतना पैसा हम देखें कि अगर उसके पास है, या अगर किसी को हम इतना पैसा दे दें कि कितना पैसा, जितना जेल पर रहने वाले व्यक्ति पर खर्च होता है, अगर हम किसी व्यक्ति को इतना पैसा दे दे तो डेफिनेटली वो जी तो लेगा, वो मरेगा तो नहीं। उसके सर पे शायद छत भी आ जाएगी और उसे खाने के लिए खाना भी मिल जाएगा और पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे। तो पहली बार जो पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, मतलब दादा भाई नौरोजी ने अपनी तरफ से बनाया, वो पहला क्राइटेरिया था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहां पर यह देखा जाता है कि जेल में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, और अगर उतना पैसा किसी व्यक्ति को बाहर कमाने को मिल रहा है, देन इन द आईज ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द आईज ऑफ दिस कंसेप्ट दैट इज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, दैट पर्सन इज नॉट पुअर। ओके, तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग was the criteria formulated by the Dada Bhai Nauroji to determine the minimum daily food requirements of an adult in India. He used the menu of a prisoner. prisoner को क्या मिल रहा है जेल में खाने के लिए, वो देखा, उसका मार्केट प्राइस क्या है वो देखा, और क्राइटेरिया बना डाला कि भैया इसके नीचे अगर कोई है तो वो गरीब माना जाएगा। इतना पैसा अगर किसी को मिल रहा है या इतने का खाना, इतनी वैल्यू का खाना अगर वो खा पा रहा है तो वो सरकार की नजर में गरीब नहीं है।
हाँ, लेकिन जब हम आजाद हो गए तो डेफिनेटली जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। सरकार पैसा खर्च करती है यहाँ पर तो, और एजुकेशन का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, अच्छी मेडिकल अटेंशन का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। सो दैट्स वाई जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है हमें उसको रिवाइज करने की जरूरत है। हमें एक बेटर पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया चाहिए था। तो बढ़िया वाला क्राइटेरिया बनाने के लिए वाई के अलगा इन भाई साहब को अपॉइंट किया गया और इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप एक कमिटी बनाइए। इनकी कमिटी को इनके सरनेम से नाम मिला, दैट इज अलाग कमिटी। और ये कमिटी कौन सी ईयर में बनाई गई? ये कमिटी बनाई गई 1979 में। इट इज अ टास्क फोर्स, जिसे ये टास्क दिया गया कि भैया आप पॉवर्टी लाइन का एक अच्छा क्राइटेरिया बनाएं। ये टास्क फोर्स किसके सुपरविजन में बनी थी? प्लानिंग कमीशन के सुपरविजन में बनी थी। प्लानिंग कमीशन क्या होता है? ये सेकंड चैप्टर दैट इज इंडियन इकोनॉमी इन बिटवीन 1950 टू 1990 के अंदर हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा है। तो वाई के अलागा की चेयरमैनशिप के अंदर जो है पॉवर्टी लाइन के क्राइटेरिया को रिवाइज किया गया और इन्होंने रूरल एरिया के लिए अलग से एनालिसिस किया कि पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर हम जानते हैं लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेबर वाला काम ज्यादा करना पड़ता है। और अर्बन एरिया में पॉवर्टी लाइन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी इन्होंने फोकस किया। इंपॉर्टेंट बात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वाई के अलागा कमिटी ने यह देखा कि अगर किसी को बढ़िया तरीके से जीना है तो देखो, जीने के लिए ना सबसे महत्वपूर्ण चीज खाना ही मानी जाती है। तो इन्होंने अपने पॉवर्टी लाइन क्राइटेरिया में मेन फोकस किस पे रखा? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे रखा कि कितना न्यूट्रिशन किसी को मिल जाए तो वो आराम से सरवाइव कर जाएगा, और उस न्यूट्रिशन को पाने के लिए कितने पैसे की उसको जरूरत है। अगर उतना पैसा उसे मिल रहा है तो हम मान लेंगे वो गरीब नहीं है, और अगर उतना पैसा भी उसे नहीं मिल पा रहा है तो हम कहेंगे कि भाई साहब आप क्या हो? गरीब हो। तो इंपॉर्टेंट बातें अलागा कमिटी की जो एग्जाम में आ सकती हैं। कब यह कमिटी का गठन किया गया? इन द ईयर 1979। किसके सुपरविजन में गठन किया गया? वाई के अलागा के सुपरविजन में गठन किया गया। What is the basic focus of this Alaga committee? That is the nutritional requirement of a person and related consumption expenditure. उस nutritional requirement के लिए आपको कितना खर्चा करने की जरूरत है, इसके बेसिस पर पॉवर्टी को मेजर किया गया। Got it? और पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया दो तरह से हमारे सामने आया। वाई के अलागा की बदौलत एक कैलोरी बेस्ड स्टैंडर्ड हमारे सामने आया और एक मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बेस पर पॉवर्टी लाइन हमारे सामने आई। कैलोरी बेस्ड स्टैंडर्ड के अंदर हम एग्जैक्टली ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो गांव में रहता है उसको इतना पैसा मिल रहा है कि वो इतना खाना खा सके जो कि उसे 2400 कैलोरीज दे सकती है। जिस खाने से उसे क्या मिल रहा है? एटलीस्ट 2400 कैलोरीज मिल रही है, इतनी एनर्जी उसे मिल रही है। इतना खाना खाने लायक पैसा अगर कोई व्यक्ति डेली बेसिस पर कमा रहा है तो सरकार की नजर में वो गरीब नहीं है। वहीं शहर में क्योंकि मजदूरी कम करनी पड़ती है, तो वाई के अलागा साहब ने कहा कि अगर शहर में कोई व्यक्ति रह रहा है, यहां पे छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहां पे अर्बन एरिया आना चाहिए था। अगर शहर में कोई रह रहा है तो उसे कम से भी कम डेली बेसिस पर 2100 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कोई इतना पैसा कमा रहा है कि वो 2100 कैलोरी देने वाला खाना खा सकता है तो शहर की नजर में वो गरीब नहीं है। क्लियर है ये बात? चलिए, यहीं तक पढ़ते हैं हम।